नमस्कार, कोविड टॉक में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो कई जिंदगी की जंग में जीत हासिल कर महामारी से उबर चुके हैं। लेकिन कोविड से रिकवरी के बाद भी कई लोगों को सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक त्वचा से जुड़ी समस्या भी है। शरीर के साथ ही कोविड लोगों की त्वचा और उनके बालों पर भी असर डाल रहा है। संक्रमण से ठीक होने के बाद कुछ लोगों की त्वचा रूखी हो रही है, तो कुछ लोगों के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। बीमारी त्वचा से रौनक और नूर छीन रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के इस काल में हम अपनी त्वचा और बालों का ख्याल कैसे रखें। पोस्ट कोविड अपनी स्किन को फिर से ग्लोइंग बनाने के लिए कौन सी बातों का खास हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ऐसा क्या खाएं कि उसका पोषण हमारी त्वचा तक पहुंचे और हमारा पहले जैसा निखार हमें वापस मिल जाए। ऐसा क्या करें कि हमारे बाल झड़ना कम हो। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। आज कोविड टॉक में हमारे साथ मौजूद है स्वागत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की एस्थेटिक मेडिसिन विभाग की कंसल्टेंट डॉक्टर सुदीप्ता दत्तदास। डॉक्टर सुदीप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोविड टॉक में। और बातचीत हम शुरू करें उससे पहले दर्शकों को हम यहाँ बता दें कि फ़ोन लाइन भी हम खोल रहे हैं। आपके भी कोई सवाल हो तो जो नीचे दिए गए नंबर उन पर आप कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर सुदीप्ता दत्तदास, बहुत स्वागत है आपका कोविड टॉक में। और सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, कोविड के इस पूरे काल में हम सुन रहे हैं कि सेहत की अन्य समस्याओं के साथ कई लोगों को हम ये कहते हुए सुन रहे हैं कि उनकी त्वचा और बालों को लेकर भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आपको किस तरह की ऐसी समस्या देखने को मिल रही है मरीजों में? जी जी रश्मि, हम जैसे कोविड के बाद हम सब जानते हैं कि काफ़ी तरह की हमें डेफिशिएंसीज हो रही हैं। तो उतना ही डेफिशिएंसी जितना होता है उतना ही वो स्किन और हेयर को बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक माइल्ड फीवर एपिसोड के बाद भी किसी इंसान को बहुत तरीके की असुविधा का मतलब फेस करना पड़ता है। बट कोविड के बाद क्या है कि हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रेस गया है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको जो रूखी त्वचा कंप्लेन कर रहे हैं, डल हो गया है उनका स्किन। उसके सिवा हेयर फॉल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कोविड के बाद। तो ये यूजुअली हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं, जो बॉडी स्ट्रेस हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो हेयर फॉल या रूखी स्किन, डल स्किन लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जैसे हम अभी मास्क के बिना हमारे लिए जैसे हम मास्क खोल ही नहीं पा रहे हैं कोविड के टाइम पे, जो खोलना बिल्कुल एडवाइजेबल भी नहीं है खोलना। तो मास्क की वजह से भी काफ़ी लोगों को इस एरिया पे रूखी त्वचा, ड्राई स्किन, इरिटेटेड डॉक्टर, स्किन। जिस तरह आप बता रही हैं, ये समस्या हमारे काफ़ी दर्शकों को भी होंगी कि मास्क की वजह से कई लोगों को है कि स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, रैशेज हो रहे हैं। तो क्या करें वो ऐसा? मास्क भी चूँकि पहनना इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है, क्या सलाह दे रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक नंबर तो मैं सबको बोलूँगी कि कुछ भी हो जाए मास्क हमारे लिए एकदम ज़रूरी है। हम इसे बिल्कुल ना खोलें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा मास्क साफ़ हो। एक मेडिकेटेड जो मास्क होते हैं, जो ब्रीदेबल है क्वालिटी का, जो अच्छा क्वालिटी का मास्क है, हम वो इस्तेमाल करें। हम हर बार साफ़ धुला हुआ या फ्रेश मास्क इस्तेमाल करें। हर 4 घंटे बाद, अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हम मास्क नहीं खोल पा रहे हैं, हर 4 घंटे बाद हम मास्क खोल किसी ऐसे आइसोलेटेड रूम में थोड़ा रेस्ट लें, 15 से 20 मिनट के लिए अपने स्किन को ब्रीथ करने दें। उसके सिवा हमारा स्किन केयर रूटीन हमारे लिए ज़रूरी रहे इस वक्त, कि हम खूब अच्छे से इस जगह को मॉइस्चराइज़ करें। फेस की क्लीनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे नॉर्मल सुबह और शाम फेस वॉश यूज़ करें, साथ ही मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन। ये जो हमारा स्किन केयर रूटीन पहले भी था, इसको हम हमेशा साथ रखें। ऐसा नहीं कि हम मास्क पहन रहे तो चेहरा ढका हुआ है, हम अपना स्किन का ख्याल ना रखें। तो हमें बिल्कुल अपने स्किन का ख्याल वैसे ही रखना है जैसे हम पहले रखते थे, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो हर बार जब हमें मौका मिले कि हम मास्क खोल रहे हैं, तो हम अच्छे से मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन यूज़ करके वापस मास्क पहन लें। जी, काफ़ी ध्यान रखना है हमें हमारी स्किन का। डॉक्टर, इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, पूछना चाहेंगे कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या समस्या है? हेलो, मैं गुवाहाटी से ही कॉल कर रही हूँ, डिस्पोज से। मुझे जानना था, ये जो वैसे मुझे कोविड नहीं हुआ था, बट मुझे यही जानना था कि क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, इन तीनों का आई मीन कैसे मैं यूज करूँ, यही जानना था। जी डॉक्टर।
है ये एक सीरियल में ही बोला जाता है जी, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो क्लेंजिंग है कि हम हमेशा कुछ ऐसा क्लेंजर, जैसे ड्राई स्किन में हम नॉन फोमिंग क्लेंजर यूज़ करें जिससे हमारा स्किन और ड्राई ना हो जाए। तो सूटेबल नॉन फोमिंग क्लेंजर्स आते हैं, एल्कोहल, सिटाइल एल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स आते हैं जो फार्मेसी में मिल जाते हैं आसानी से। तो हमें ध्यान रखना है कि ड्राई स्किन वाला क्लेंजर्स यूज़ करें। जब हम ऑयली स्किन की बात करते हैं तो हमें डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ऑयली स्किन में ज़्यादा ऑयल सीक्रेट हो रहा है, ज़्यादा ऑयल निकल रहा है फेस से। तो हमें सैलिसाइलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड बेस्ड, लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस होते हैं, वो यूज़ करने हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है स्किन, ज़्यादा क्लेंजिंग की वजह से ड्राई हो रहा है, तो हम दिन में 1 ही बार यूज़ करें। अगर नॉर्मल है, हमें सूट कर रहा है फेस वॉश, तो हम दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार, 2 बार यूज़ करें। टोनिंग जहाँ की बात है, तो टोनिंग यूजुअली हम अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन में या सेंसिटिव स्किन में मना करेंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा आपके स्किन को ड्राई कर देगा। तो एसीटोन या अल्कोहल ना हो आपके टोनर में। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका मॉइस्चराइज़र, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो इम्पॉर्टेंट है वो है सन प्रोटेक्शन। तो सारा दिन जब हम बाहर हैं या अंदर भी हैं लाइट्स के नीचे, तो हमारे लिए सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल यहाँ हम भी पूछना चाहेंगे। एलईडी लाइट्स के नीचे जी, सन प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हैं, कई बार जो sure. सन ब्लॉक कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग ये लापरवाही करते हैं, सन ब्लॉक हम यूज़ नहीं करते हैं, तो कितना ज़रूरी है, कोविड हो या नॉन कोविड हो, किसी भी वक्त? जी बिल्कुल, सन प्रोटेक्शन उतना ही ज़रूरी है जैसे हम अपने बाकी शरीर को कपड़ों से ढकते हैं, तो जो फेस है वो हमारा सबसे प्रेशियस पार्ट है हमारे बॉडी का, उसे भी हमें ढकना है। उसे हम केमिकल से ढकेंगे, उसे हम केमिकल सनस्क्रीन से ढकना है। और ये इसीलिए ज़रूरी है कि सनस्क्रीन सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, वो आपके फेस को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, आपको धूल से, आपको डस्ट से, बाकी सारी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक इनविजिबल एक लेयर आपके फेस पे बना रहा है सनस्क्रीन। उसकी वजह से जो डस्ट है, वो भी आप जब ड्राइव भी कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं। जी डॉक्टर सुदीप्ता, थोड़ा रुकना चाहेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं इस वक्त, पूछना चाहेंगे कहाँ से बात करें और क्या पूछना है आपको? हेलो। हाँ कहिए, कहाँ से बात करिए आप? जी मैं तिनसुकिया से बोल रही जी, थी। कहिए। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ हाँ डॉक्टर को? सवाल कीजिए। हाँ जी हेलो डॉक्टर, मुझे यही जानना था एक्चुअली, मेरी एक फ्रेंड को मतलब कोविड होने के बाद बहुत सारे रैशेस हो गए हैं, पैचेस हो गए हैं स्किन पे। तो शी ऑल्सो शो सम ऑफ द डॉक्टर्स बट कुछ ऑइंटमेंट दिया है, लेकिन अगर हम नेचुरली कुछ ट्रीटमेंट करना चाहे, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? जी देखिए, रैशेस अगर बोलें तो कोविड के टाइम पे ये वाले सेकेंड वाले जो वेव में हमने देखा, पहले फर्स्ट वेव में हम ये सिम्टम हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा था। इस बार हमें काफ़ी सारे स्किन रैशेस वाले पेशेंट्स भी आए, जो कोविड की वजह से भी हुआ है। तो वो जैसे मैंने कहा कि कोविड की वजह से एक तो है आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, तो सेंसिटिव स्किन में रैश आना या उसमें रेडनेस आना वो नेचुरल है। तो एक बात तो है कि जैसे आप बाकी कोविड के लिए आपने ट्रीटमेंट लिया, अपने डॉक्टर से एडवाइस लिया, तो आप अपने स्किन डॉक्टर को ज़रूर जाके एक बार कंसल्ट करें इस बात को, ये देखने के लिए कि वो रैश किस वजह से है। अगर वो साधारण किसी ड्राइनेस की वजह से है या एलर्जी की वजह से है, तो वो आप घर पे भी आप उसका ध्यान रख सकेंगे, मॉइस्चराइज़र अच्छा सा आपको एडवाइस लेकर, या सनस्क्रीन लेकर, या विटामिन सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। और अगर वो कोविड रिलेटेड रैश है, तो वो आपका डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन करने के बाद एडवाइस कर पाएगा। हो सकता है वो उसमें कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो आप ज़रूरी है कि एक बार आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें इसको लेकर। और घर पे आपको जैसे ध्यान रखना है, मैंने कहा कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से वाटर इनटेक ठीक रखें अपना। 2 से 2.5 लीटर्स वाटर एडल्ट रिक्वायरमेंट होता है, उसका हम ध्यान रखें। हमें पानी खूब पीना है, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना है, हमें विटामिन सप्लीमेंट्स बिल्कुल जारी रखना है, क्योंकि कोविड या पोस्ट कोविड हमारे बॉडी को विटामिन रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है, ताकि हम उसको हमारे बॉडी को पूरा मौका दें कि वो रिपेयर कर सके अपने आप को। स्टार्टिंग फ्रॉम बालों से लेकर नाखून तक रिपेयर के लिए हमें खूब विटामिन देने हैं अपने बॉडी को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, और सारे मल्टीविटामिन्स आप जितना लें उतना ही ज़रूरी है। हाँ जी डॉक्टर सुदीप्ता, यानी हाइड्रेट करना रखना बहुत ज़रूरी है स्किन को। और इस वक्त एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से बात करें और क्या सवाल है आपका? हेलो जी, कहाँ से बात करें आप? जी
जी मैं लखनपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, अपना सवाल कीजिए। ये माथा का जो स्किन है, बाल का जड़ में काटता है होता है। मैं इसमें कभी जोर से खींचने से इसके नीचे से खून निकलता है, क्या हो सकता है? माथे का जो मैं स्किन उनका है, सवाल और एक बार सुनना चाहूँगी, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। आप दोहराइए ज़रा अपना सवाल। मास्क माथे का जो स्किन है, जी। सर पर जो स्किन होता है बाल हाँ, का सर जड़ पे। में, और काला काला धब्बा सा होता है, मतलब काले धब्बे पड़ गए माथे में। हाँ, काले धब्बे हैं। हाँ, उसको कैसे दूर करें? सर पे, उसको नखों से स्कैल्प कभी के खींचने स्कैल्प से पे। तो उसके उससे ये कभी कभी खून भी निकलता है, ओह, अच्छा। खुजलाने से खून निकलता है कभी कभी। अच्छा, इस समस्या को कैसे? सर पे कह रहे हैं, वो स्कैल्प पे कह रहे हैं। हाँ, जी हाँ। सर पे। जी डॉक्टर, स्कैल्प पे उनके काले धब्बे हैं और जब वो खींचते हैं अपने बालों को तो खून भी निकलता है। इन्फेक्शन है जी। अच्छा, तो एक तो है, देखिए इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। एक हो सकता है कि अगर वो हेयर डाई यूज़ करें तो ये हेयर डाई एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, काले धब्बे जो पड़ गए हैं। सेकंड है, उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस करके एक स्कैल्प का प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको जो वो कह रहे हैं कि उनको खुजली होती है तो खून निकल आता है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। डैंड्रफ, एक्सेसिव डैंड्रफ हो रहा है, सेबम बहुत ज़्यादा निकल रहा है उनके सर पे, ये काफ़ी सारी रीजंस हैं। तो एक तो है कि उनको अपने सर का हाइजीन मेंटेन करना है, खूब अच्छी तरीके से स्कैल्प को क्लीन रखना है, हर दिन शैम्पू करें अगर उनको ज़रूरी है तो। उसके बाद भी अगर क्लीन करने के बाद भी उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो एक बार आकर डॉक्टर से मिलें, आकर एक दिखाएं कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसे केस में वो हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं तो वो हेयर डाई यूज़ करना बंद कर दें, ये हेयर डाई एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और किसी तरीके का डाइंग एजेंट जैसे मेहंदी है या ऐसा कुछ हैना है, ये सब यूज़ ना करें इस वक्त। और अपने सर को साफ़ रखें जितना हो सके, स्कैल्प क्लीन रखें, हर दिन शैम्पू करें। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रहता है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। हाँ जी जी। डॉक्टर सुदीप्ता, हम एक सवाल करना चाहेंगे। मास्क पहनने से स्किन रैशेस होता है, ये बात हमने थोड़ी देर पहले इस पर बात की। अभी हम देख रहे हैं कोविड का समय है, सैनिटाइज़र भी लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो कई लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि जब सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो हाथ है, हाथ की जो स्किन है वो भी रुखी हो रही है, क्या करना चाहिए? जी 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 बिल्कुल। तो एक तो है कि सैनिटाइज़र मैं बोलूँगी कि जैसे जेल बेस्ड वाले सैनिटाइज़र्स ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स वाले आजकल सैनिटाइज़र्स आते हैं जिसमें आपके एलोवेरा और काफ़ी सारे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स एडेड हैं, तो ये प्रॉब्लम अभी काफ़ी कॉमन हो गया है। वी कान डू विदाउट सैनिटाइज़र, हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना ही है या हाथ बार बार धोना ही है, तो मॉइस्चराइज़र हमारे साथ हमेशा रहे। बहुत सारा ऐसा चीज़ जो हम मतलब यूज़ कर सकते हैं डे टू डे, उसमें है ऑयल्स हम घर पे यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है स्किन। तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एजेंट अगर अच्छा प्योर बोलें तो वो कोकोनट ऑयल है जो हर घर में रहता है, तो कोकोनट ऑयल हम दिन में जितनी बार यूज़ कर सके उतना ही यूज़ करें। उसके बाद अच्छे मॉइस्चराइज़र्स आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएंगे जिसमें सिटाइल अल्कोहल, स्टेरिल अल्कोहल, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कोकोआ बटर, ये से वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रहे, आलमंड ऑयल रहने वाला, आलमंड बटर रहता है आजकल, वैसे वाले कंटेंट्स मल्टी इंग्रेडिएंट मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, तो वो हम अपने साथ रखें, अपने वर्क प्लेस पे भी रखें कि हम सैनिटाइज जब कर लें उसके बाद हम अच्छी तरीके से अपने हाथ को मॉइस्चराइज़ करें। हर बार आफ्टर एवरी सैनिटाइजेशन हम अपने हाथ को मॉइस्चराइज़ करें, ये ज़रूरी है। और हम वही जैसे मैंने कहा कि अच्छा मेडिकेटेड सैनिटाइजर्स यूज़ करें अभी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइजर्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ हो सकते हैं फेक भी हो, तो हम देखकर अच्छा क्वालिटी सैनिटाइजर्स यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे। देख रहे हैं कि कोविड के बाद भी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग की समस्या है, ऐसे में इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताएं। जी
जी रश्मि, जैसे मैं एस्थेटिक मेडिसिन डॉक्टर हूँ, तो मैं मेडिसिन का ही मैं ख्याल रखती हूँ, तो मैं इन्वेसिव प्रोसीजर्स में नहीं करती हूँ। इन्वेसिव हमें माइल्डली इन्वेसिव प्रोसीजर्स में हम मीसोथेरेपी है, हम पीआरपी करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये सब है हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये ज़रूरी तब होते हैं जब हमें बहुत सीवियर हेयर लॉस है, या हमारे जो पेशेंट्स हेयर लॉस में बॉल्ड होकर आ रहे हैं, उनका स्कैल्प दिखना शुरू हो रहा है, तब हमें ऐसी प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनिशियली जैसे हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें उनका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको एग्जैक्टली किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हेयर फॉल के काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी एक साधारण सा अगर बुखार भी आपको हुआ है, उसके बाद भी आपको हेयर फॉल होना नेचुरल है, क्योंकि आपका बॉडी एक स्ट्रेस से गुजरा है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपके सर पे ही शो करता है, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका 5 या 10% ही हमारे सर तक पहुंचता है। बाकी सारे ऑर्गन्स 90 to 95% जो विटामिन या जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसको ले लेता है। तो हमारे बालों को न्यूट्रिशन ऐसे भी कम मिलता है। तो जब हम किसी भी ऐसे साधारण से बीमारी से गुजरते हैं, हमें हेयर लॉस होना बहुत नेचुरल है। स्पेशली जब अभी कोविड जैसा इतना स्ट्रेसफुल एक डिजीज़ जब हम उससे गुजरते हैं, तो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा नेचुरल है। बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, जैसे मैंने कहा, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो हमें विटामिन सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं, पोस्ट कोविड भी अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक हम ये सारी मल्टीविटामिन्स लेते रहें। ऑफ कोर्स डॉक्टर का एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि कितना लंबा कितना कौन सा विटामिन ले, लेकिन एक बार जाकर दिखा लें अगर बहुत ज़्यादा है आपको प्रॉब्लम। अदरवाइज़ आप घर पे भी आप अपना बी कॉम्प्लेक्स तो सब जानते हैं, हर फार्मेसी में अवेलेबल है। तो जिंकोविट है, बिकोसुल जेड जिंक वाला सप्लीमेंट्स वैसे, और विटामिन सी हमारा रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम पर डे, तो विटामिन सी भी लें। कैल्शियम हमें 500 एलिमेंटल कैल्शियम लेना है एवरी डे, वो लें। विटामिन डी हम हमेशा लेते रहें, वीकली लेते रहें, 8 से 12 हफ्ते तक हम लेते रहें, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। उसके सिवा हम घर पे जो हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन रिच डाइट मैं एडवाइस करूँगी सबको कि हम प्रोटीन रिच डाइट, ऑफ कोर्स अपने सारे बाकी चीज़ें आपका किडनी फंक्शन ठीक रहे, आपका ब्लड प्रेशर सब ठीक रहे, तो आप प्रोटीन रिच डाइट प्रॉपर अपने डाइटिशियन के एडवाइस से ले सकते हैं ज़रूर, अगर आपको बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अंडे लें, अगर वेजिटेरियन है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी लें। तो एक बैलेंस डाइट खाने की बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फिर से स्वागत है आपका कोविड टॉक में, और आज हमारे साथ मौजूद है एस्थेटिक मेडिसिन विभाग की कंसल्टेंट डॉक्टर सुदीप्ता दत्तास। सुदीप्ता जी, हम पूछ रहे थे इससे पहले भी, हम स्किन और जो हेयर की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। आपके पास इस वक्त चूँकि कोविड काल है, ऐसे में किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, या जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हैं, क्या उस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा इस तरह की तकलीफ देखने को मिल रही है? क्या नज़र आ रहा है आपको? एज अ होल, जैसे कहा मैंने रश्मि कि कोविड के बाद हम डेफिशिएंसी से काफ़ी लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो मेनली वही, मतलब जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब लोग तो स्ट्रेस्ड आउट, फिज़िकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग, जैसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ बहुत शो करता है हमारे स्किन और हेयर पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि मेरा स्किन पहले की तरह नहीं दिख रहा। ऐसा हो सकता है कि उनमें कोविड हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी डल स्किन लेकर लोग आ रहे हैं, और डिप्रेशन, एक मेंटल स्ट्रेस, सभी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं कहूँगी कि इस वक्त जैसे हम बाकी एडवाइस करते हैं कि हम अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें, खुश रखने की कोशिश करें, जो भी हमें अच्छा लगे हम वही करें, बुक्स पढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ हम अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। इस वक्त ज़रूरी है कि हम जब हेल्दी रहेंगे तभी हम ऐसे इस कोविड से फ़ाइट कर पाएंगे। तो अगर हमें कोविड हुआ भी नहीं है, या हम सोच रहे हैं कि हमें हो जाएगा, तो हम पहले से उसकी तैयारी करें। हम बहुत अच्छे से अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका बहुत ख्याल रखें, पहले से ही विटामिन सप्लीमेंट्स लें। ऐसा नहीं कि हमें कोविड हो उसके बाद हम शुरू करें,
तो हम पहले से ही, जैसे मैंने कहा, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी है, डे टू डे जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसका हम ध्यान रखें। पानी खूब पिएं, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, वो सब कुछ करें। और उसके बाद जो, जैसे मैंने कहा, कोविड के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस है तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, एस्थेटिक मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केस में होता है कि यूजुअली कोविड के बाद आपको हेयर लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके बॉल पैचेस हो जाते हैं, आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो सिर्फ विटामिन जी सप्लीमेंट्स डॉक्टर की वजह सुदीप्ता, से यहीं वापस पे हम नहीं भी आ जी सकते डॉक्टर हैं। सुदीप्ता, तो यहीं पे वैसे हम में हमें जानना clinic चाहते हैं sessions की ज़रूरत है। कि जो हेयर फॉल जी। हमारा हो रहा है किस वजह से जी। हो रहा है, क्या कोई टेस्ट है इसके लिए स्पेसिफिक? स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे मैंने कहा, डेफिशिएंसी ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे बड़ा कॉज है हेयर लॉस का। उसके सिवा हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं। फीमेल्स में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ओवरीज में सिस्ट होना इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80% ऑफ फीमेल्स में होता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे मैंने कहा, आप एस्थेटिक मेडिसिन डॉक्टर के पास जब जाएंगे, हम आपका फुल असेसमेंट करेंगे शुरू से। जैसे आपको आपके हीमोग्लोबिन से लेकर आपके हीमोग्लोबिन लेवल आपका नॉर्मल होना ज़रूरी है। आपके जो ये अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, आपके पूरे फीमेल ऑर्गन्स के, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा हम आपका विटामिन डी एस्टिमेशन, आपका सब कुछ सारे मिनरल जो आपके बॉडी में ज़रूरी है, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, उसका असेसमेंट करेंगे। आपके ब्लड टेस्ट होंगे। उसके बाद अगर सब ठीक रहा तो आपको सप्लीमेंट्स वैसे भी दिए जाएंगे उसके मुताबिक, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक। और Okay. अगर ज़रूरत हुआ तो आपको क्लिनिक सेशंस भी दिए जाएंगे। क्लिनिक सेशंस में हम यूजुअली जो ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें मीसोथेरेपी किया जाता है, पीआरपी किया जाता है, ग्रो फैक्टर ट्रीटमेंट्स जिसे बोला जाता है। वो 1 साल से 1.5 साल का ये सब ट्रीटमेंट होते हैं। आपको महीने में एक बार आपको जाना है क्लिनिक। आपको लो लेवल लेज़र दिया जाता है। ये सारी FDA अप्रूव ट्रीटमेंट्स हैं, तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रीटमेंट्स लेने से हमें लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या हमें कोई हार्म होगा। ये बिल्कुल सेफ़ है। आपको ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको बाद में डॉक्टर के पास वापस जाना पड़े साइड इफ़ेक्ट्स लेकर। तो ये सारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको दिया जाएगा। अगर किसी को एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है, जिसे हम मेल पैटर्न बॉल्नेस भी कहते हैं, उसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो अर्ली स्टेज में जाना बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड के टाइम पे अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप जाकर एक बार एडवाइस ज़रूर लें, सो दैट हम आपको एटलीस्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपका शुरू कर सकें, सो दैट जल्दी हम आपका हेयर लॉस चेक कर सकें। जी डॉक्टर, इस वक्त एक और कॉलर जी, हमसे रश्मि। जुड़ रहे हैं। कहाँ से कह रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, जी। मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती थी कि मेरा नेल्स बहुत ही ब्रिटल है, लाइक हाथ का भी और पैर का भी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप अपना सवाल एक बार फिर दोहरा जी, सकते हैं? जी। हाँ, मैं nails, नेल्स के बारे में जैसे पूछना चाहती हूँ। मेरा नेल बहुत ब्रिटल है, मतलब टूट जाता है, थोड़ा Brittle लंबा हाँ है। nails। हाँ हाँ। ईजिली ब्रेकेबल, हाँ जी। जी जी। तो आपके लिए विटामिन सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप विटामिन ई लिया कीजिए। विटामिन ई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, जैसे हम जानते हैं नेल्स, बोन्स, इन टीथ, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बिल्कुल ठीक रखें। इसके सिवा आप विटामिन ई लीजिए। विटामिन ई आपको 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। तो आपको दिन में एक बार करके लेना है। मिनिमम 2 महीने के लिए आप वो विटामिन ई ले सकते हैं। कैल्शियम लेने से आप विटामिन मिनिमम 3 महीने के लिए लें। और विटामिन डी आप वीकली एक बार, लेकिन विटामिन डी देख कर ही आप अपना ब्लड टेस्ट करवा कर ही लें। अगर डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी साथ में शुरू कर सकते हैं। उसके सिवा अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, क्यूटिकल्स, तो आप उसको कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल से आप नेल्स को मसाज भी कर सकते हैं डेली, तो स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसको। और शॉर्ट रखें आप, ज़्यादा लंबा ना रखें अगर आपको ब्रिटल है नेल्स। जब सप्लीमेंटेशन ठीक से लेंगे तो अपने आप ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। और डाइट में भी आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर लें। जी जी डॉक्टर सुदीप्ता, दर्शकों के लिए एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। कई बार जब हम पार्लर जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो हेयर फॉल के लिए जो है जी। केराटिन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो कितना फ़ायदेमंद है केराटिन ट्रीटमेंट? जी। केराटिन ट्रीटमेंट, जैसे अभी तो ये तो पार्लर वाले ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया तो हमें नहीं है, लेकिन हमें जितना पता है केराटिन तो शायद एक पेप्टाइड काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है। तो उससे मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ कि वो आपके बालों के स्ट्रेंथ को कितना इंक्रीज़ करता है,
तो ये बोलना मुश्किल है कि उसकी वजह से आपके हेयर फॉल में कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज कम है इस बारे में। लेकिन मैं बोलूँगी कि हेयर हेल्थ काफ़ी डिपेंड करता है आपके अपने बॉडी के हेल्थ के ऊपर। तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस मैंने जैसे कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका हार्मोनल स्टेटस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल्स में। मेल्स में भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर हेरिडिटरी था आपका मतलब हेयर लॉस, तो वो भी आपके फैमिली में रन कर सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जैसे मैंने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बैठकर ये असेसमेंट करवाएं। उसके सिवा आपके बॉडी में और कोई डेफिशिएंसी है या नहीं, वो तो सारे आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही बताए जा सकते हैं जी। तो कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको आइडिया नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वो यूजुअली ब्यूटी पार्लर्स में होते हैं। तो जी डॉक्टर सुदीप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो जो भी टिप्स डॉक्टर ने आपको दिए हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। तो आप भी ये टिप्स अपनाइए और खुशहाल रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।